मैं सुरेश शर्मा लाउड इंडिया टीवी के लिए अपनी यादों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। मुझे याद है। इसके अंतर्गत मैं जाने माने पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरण, कुछ राजनीतिज्ञों के भी सुनाने की कोशिश करूँगा। हम उसमें उनके बहुत निजी प्रसंगों को लेंगे, हम उनके निजी व्यवहार को लेंगे, ताकि एक व्यक्ति के रूप में उनका हम मूल्यांकन कर सकें, उनको हम समझ सकें। आज मैं जाने माने कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय पर बात करूंगा। रघुवीर सहाय के पत्रकार व्यक्तित्व पर, उनके कवि व्यक्तित्व पर काफ़ी लिखा गया है, उनका मूल्यांकन हुआ है, लेकिन जो पत्रकारिता में उनका मूल्य था, यानी वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष करते हुए पत्रकारिता की, उनके जीवन में वह लोकतांत्रिक मूल्य किस तरह दिखाई देता है, इसे हम बताने की कोशिश करेंगे। हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि साहित्य में जिस मानवीय मूल्य के लिए उन्होंने कविता और साहित्य में जगह बनाई, उनके जीवन में वह मानवीय मूल्य कितना दिखाई देता है। यह एक नया प्रसंग है उनको जानने का, समझने का, और सिर्फ वैचारिक स्तर पर नहीं, उनके व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर हम जानेंगे उनके परिवार के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में। हम मुझे याद है कार्यक्रम में हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम रघुवीर सहाय पर बात कर रहे हैं। रघुवीर सहाय जाने माने पत्रकार और कवि थे। पत्रकारिता में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया और कविता में उन्होंने मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्ति दी। उनके जीवन में यह लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्य कितना प्रतिफलित हुआ है, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। रघुवीर सहाय को बहुत लंबा जीवन नहीं मिला था। वे सिर्फ 61 साल तक जीवित रहे। 1929 में पैदा हुए और 1990 में उनका निधन हो गया। इसमें उनके जीवन के आखिरी 20 वर्ष मैं उनके संपर्क में रहा, काफ़ी संपर्क में रहा। उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। परिवार में, दफ्तर में, शहर में, कार्यक्रमों में, आंदोलनों में मैंने उनको बार बार देखा और उनको समझने की कोशिश की, उनके पत्रकार की भूमिका को भी और उनकी साहित्य सर्जना को भी। रघुवीर सहाय से सबसे पहले मैं उनके संपर्क में तो बाद में आया। मैं दिनमान 1970-71 की बात है, मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैं शहर जाता था और वहाँ से दिनमान खरीद कर लाता था। दिनमान मुझे बहुत ही, उस ज़माने में सहाय जी संपादक थे उसके, और वह मुझे बहुत पसंद था उसको पढ़ना। और शहर से मेरा गांव मुजफ्फरपुर शहर है और मेरा गांव मानसाही नवादा मुशहरी के पास, वो कोई 15 किलोमीटर है, 12-15 किलोमीटर है। रास्ते में मैं दिनमान मुजफ्फरपुर में खरीदता था और रास्ते में कई पुलिया पड़ती थी। उस पुलिया पर मैं थोड़ी 1 किलोमीटर चल के, 2 किलोमीटर चल के एक लेख पढ़ता था, फिर दूसरी पुलिया पर रुकता था, वहाँ पढ़ता था, और इस तरह मैं घर पहुँचते पहुँचते पूरा दिनमान ख़त्म कर चुका होता था। इतना ज़्यादा उनकी पत्रिका दिनमान मुझे भाती थी। और इस तरह मुझको उसने आगे आने वाले समय के लिए, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को भी, उस पत्रिका ने तैयार किया था। उसमें मत और सम्मत एक कॉलम होता था जिसमें पाठकों का पत्र छपता था। उसमें पत्र लिखा करता था और वह छपा करता था। मैं सन 72 में पहली बार 1972 में दिल्ली गया, तो मैं सबसे पहले रघुवीर जी से मिलने का मैंने प्रयास किया। उस समय दिनमान का दफ्तर बहादुर शाह जफर मार्ग पर टाइम्स बिल्डिंग में थी।
मैं वहाँ गया, सहाय जी से मिलने का समय मिला। मैं उनके कमरे में गया, मिलने का समय दिया उन्होंने, और फिर पूछा कि कहाँ से हूँ, कैसे हो। तो कहा कि हाँ, मैं कभी कभी आपका पत्र पढ़ता हूँ दिनमान में, मैं छापता हूँ, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि वहाँ मैं हूँ, आप बताइए। तो वहाँ की जेपी मुशहरी में हैं, आपके गांव में हैं, आप रिपोर्ट लिखिए, और रिपोर्ट ऐसी लिखिए कि उसमें जेपी ने क्या कहा यही नहीं हो, लोग जेपी के बारे में क्या सोचते हैं इस को ध्यान में रख कर लिखिए कि लोग जेपी के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर जेपी जो कह रहे हैं और उनमें लोगों में क्या तालमेल हो रहा है, क्या मुश्किल आ रही है, ये आप मुझे लिख के भेजिए। क्योंकि खबर लोगों के बीच होती है, लोगों की प्रतिक्रिया और लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है। रघुवीर जी ने पत्रकारिता का पहला पाठ मुझे दे दिया था, बता दिया था। मैं बहुत ही समृद्ध होकर उनके कमरे से निकला, फिर बिहार आ गया, बिहार में मुजफ्फरपुर आ गया, और जेपी के साथ काम वहाँ चलता रहा, पढ़ाई भी मैं करता रहा, और जेपी का जो बिहार मुशहरी में विभिन्न पंचायतों में जो उनकी बैठक हुआ करती थी, जो कार्यक्रम हुआ करते थे, उसमें शामिल भी होता था। ऐसा करते हुए सन 74 हो गया और बिहार आंदोलन शुरू हुआ। बिहार आंदोलन पहले शुरू नहीं हुआ, पहले मुजफ्फरपुर में दाम बांधो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें संतोष भारतीय, कुमार प्रशांत, हल्दर जी, रमन, इस तरह के लोग जो उस समय के युवा लोग थे वो शामिल थे, और आंदोलन शुरू किया गया था। और आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई, और हम लोग मीसा में संतोष जी, प्रशांत जी, हल्दर जी, ये सब लोग बंद कर दिए गए। इस स्थिति में अब कुछ दिनों बाद हम लोग जब बाहर आए तो आंदोलन शुरू हो चुका था। 5 जून 74 को बिहार में गांधी मैदान में सभा हुई जेपी की, और उसमें वो आह्वान करने वाले थे संपूर्ण क्रांति का। और हम लोग पटना आए, मुजफ्फरपुर से पटना आए सारे लोग, और वहाँ पर जेपी का आह्वान था। तो मैं वहाँ पर उस सभा में खड़ा था आगे ही, तो पीछे से किसी ने मुझे स्पर्श मतलब किया। मैंने पीछे देखा तो रघुवीर सहाय जी थे, नमस्ते किया मैंने, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि क्या आप थोड़ी देर के लिए, असल में ये कागज़ का एक पन्ना है मेरे पास और लिखने के लिए नीचे कुछ नहीं है, क्या आप अपनी पीठ देंगे आप मुझे? तो मैंने कहा कि आप ले लीजिए पीठ मेरी। फिर उन्होंने मेरी पीठ पर जो जेपी बोल रहे थे वो उसको उन्होंने मतलब नोट्स अपने लेने शुरू किए। अब मैं एक बिल्कुल ही एक तरह से मुझे हिलना नहीं था, और जेपी का भाषण लंबा होता था। जेपी का लंबा भाषण हुआ लगभग 1.25 घंटे, और मैं बिल्कुल ही एक मुद्रा में बिल्कुल ही झुका हुआ खड़ा था, और वो सारे नोट्स रघुवीर सहाय जी ले रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो जेपी ने कहा कि हम लोग जेपी के यहाँ चलते हैं। तो रात को हम लोग 8 साढ़े 8 बजे जेपी के यहाँ गए, और जेपी से उन्होंने इंटरव्यू किया आंदोलन के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में सारी बातें। मैंने देखा कि वो शॉर्ट हैंड जैसी चीज़ें अपनी एक बना रखी थी उन्होंने, और उसमें वो सारे उनके कहे हुए को ले रहे थे। जब बातचीत खत्म हुई तो सहाय जी राज होटल में ठहरे थे, वहाँ चले गए, और मैं अपना जहाँ ठहरा था वहाँ जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे आइए, रेणु जी वहाँ आ रहे हैं, रेणु जी से मैं बातचीत करूँगा और आप भी रहिएगा, और हम लोग फिर देखते हैं कि आंदोलन में आगे के बारे में और रिपोर्टिंग वगैरह का क्या हो सकता है। अगले दिन मैं राज होटल गया, रेणु जी आ चुके थे,
और दोनों लोग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं और उन्होंने मतलब कहा कि नाश्ते का ऑर्डर कर दिया था होटल में। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि नाश्ते करते हुए हम बातचीत करेंगे, रेणु जी ने कहा। और साया जी ने कहा था कि हम लोग जो बातचीत करेंगे वो इसे नोट करते रहेंगे, और क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, उनका विमान था। तो फिर साया जी ने कहा कि लेकिन हम लोग बातचीत करेंगे और ये नोट करेंगे, हम नाश्ता करते रहेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग पहले नाश्ता तीनों करते हैं फिर बातचीत करते हैं, ये तो बहुत लोकतांत्रिक नहीं है। फिर हंसने लगा मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर रेणु जी से उन्होंने मेरा ठीक से परिचय कराया और उन्होंने बातचीत की और जो दिनमान में रेणु जी के कवर फोटो के साथ वो दिनमान में वो सामने आया था। सन 1977 में मैं दिल्ली आ गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए। जब मैं यहाँ आया तो इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी थी और चुनाव भी हो चुका था, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और दिनमान और भी नए रूप में सामने आया था। दिल्ली आते ही मैं दिनमान कार्यालय में रघुवीर जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप नियमित रूप से हमारे लिए लिखें। फिर उन्होंने अनेक विषय सुझाए। सबसे पहले तो उन्होंने यही सुझाया कि जो आप लोगों ने बिहार आंदोलन से पहले ही जो आंदोलन शुरू किया और जिसका बिहार आंदोलन के रूप में एक बड़ा विकास हुआ, पहले उसके बारे में लिखिए। मैंने उस पूरे आंदोलन के बारे में जो शुरुआत हुई थी मुजफ्फरपुर से, कारण अब भी मौजूद है शीर्षक से मैंने लिखा, जिसे सहाय जी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से छापा। उसके बाद दिनमान में मैं लिखने लगा और सहाय जी से लगातार हमारी मुलाकात होती रही। दिनमान के दफ्तर में उनका जो संपादकीय टेबल था और जो उनका कक्ष था, उसमें कोई बहुत सजावट नहीं थी, बहुत साधारण सा वो था। और आप अगर दोपहर को मैं वहाँ पहुँचता था तो सहाय जी के लिए जो फल या कभी लाइट नाश्ता जो आता था तो उस पर भी मैं शरीक होता था और वो समझाते थे कि रिपोर्टिंग कैसे किस तरह से होनी चाहिए। मैं बंगाल में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि आप इस चुनाव के रिजल्ट का विश्लेषण करिए और आप इसे कल शाम को मुझे पहुंचा दीजिए क्योंकि देर हो गई है। बृहस्पतिवार को दिनमान निकल जाता है, संडे के लिए जो निकलता है, क्योंकि जाना होता है सारे देश में। मैं आकर आंकड़े वगैरह जुटाने में और उसमें मुझे देर हो गई। मैं अगले दिन शाम को उनको पहुंचा नहीं पाया। अगले दिन मैं तैयार हो रहा था सुबह 9-10 बजे कि साहिब जी 11 बजे दफ्तर पहुंचेंगे तो उनको पहुंचा दूंगा, लेकिन मैंने देखा कि 10 बजे मेरे जेएनयू के हॉस्टल में 101 नंबर गंगा में दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो साहिब जी खड़े थे। कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है अखबार के लिए, आप वो लेख लिख चुके हो तो मुझे दे दीजिए। मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। फिर मैं लेख लिख चुका था, उन्होंने कहा कि साथ चलिए। फिर मैं उनके साथ गया और वो लेख छप कर आया, वामपंथी राजनीति बाएं चलो बच के, और वो लेख छपा दिनमान में। उसके बाद साया जी से निकटता बढ़ती रही। मेरे लिए ये हुआ कि भाई मैं किस विषय पर जेएनयू में शोध करूं। तो मेरे सुपरवाइज़र थे, गाइड थे प्रोफेसर नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी ने मुझे कहा कि आप तेलंगाना में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसमें जो लोकगीत वगैरह लिखे गए थे उसका संकलन करिए और उस पर रिसर्च करिए, एमफिल करिए। लेकिन वो काफ़ी मैंने कोशिश की, लेकिन उसको मिलने में 1-1.5 साल लग सकता था, जाने आने सारा, और एमफिल का समय 1 साल का होता था जिसमें कि वो पूरा नहीं हो सकता था। तो एक दिन रास्ते से मैं लौट रहा था, जेएनयू जा रहा था पहाड़ी से उनके साथ, नामवर जी के साथ, उनके मतलब अपने हॉस्टल, वो अपने क्वार्टर में जाते, मैं अपने हॉस्टल जाता।
तो रास्ते में मैंने उनसे कहा कि क्या रघुवीर सहाय जी की कविता पर मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो कुछ समाज में घटित होता है और जिससे रिपोर्टिंग की जाती है, वही उसी को विषय बनाकर, उसी यथार्थ को विषय बनाकर वो कविता भी लिखते हैं। तो एक तरह से समाज का सीधा प्रतिबिंब उनकी कविता में है, तो मैं उन पर एमफिल कर लेता हूँ। नामवर जी राजी हो गए, कहा कि हाँ देखेंगे पीएचडी के दौरान जो दूसरा विषय मैंने बताया है आपको, अभी आप रघुवीर सहाय पर उनकी कविता पर आप ये काम कर लीजिए। मैं सहाय जी पर काम करने लगा। उनके यहाँ कुछ उनसे निकटता और बढ़ी उनकी कविता वगैरह से, तो उसके पर उन पर मैंने एमफिल किया। सहाय जी पर मैं एमफिल का डिसर्टेशन लिखने लगा, उन पर शोध करने लगा और साल भर में वह काम पूरा हो गया। और एक प्रकाशन पीपुल लिटरेसी प्रकाशन था, उससे वह शोध रघुवीर सहाय का कवि कर्म शीर्षक से प्रकाशित भी हुआ। मैं उस छपी हुई किताब को जब उन्हें देने गया तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि किसी एक कवि को केंद्रित करके, हमारे दौर के किसी कवि को केंद्रित करके आपने किताब लिखी है, तो ये हमारे दौर की कविता के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं मानता हूँ। यहाँ पर सहाय जी ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने दौर की कविता के बारे में कहा, ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद मैं उनके यहाँ आने जाने लगा और नज़दीक से उनके परिवार में उनको देखने का मौका मिला। परिवार में जब मैं जेएनयू में था तो उनकी बड़ी बेटी मंजरी जोशी सहाय, मंजरी सहाय यानी बाद में जोशी हुई, मंजरी जोशी वहाँ जेएनयू में रशियन भाषा पढ़ती थी। हेमा सहाय, हेमा सिंह, वो एनएसडी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ती थी। उनकी छोटी बेटी गौरी सहाय वहाँ जेएनयू में ही थी और बेटे बसंत सहाय जो सबसे छोटे थे वो आईआईटी में पढ़ते थे। सबके यहाँ सहाय जी हर हफ्ते एक बार जरूर जाते थे और मैं भी साथ होता था, क्योंकि मुझे शहर आना होता था। तो मैं जेएनयू के पास ही प्रेस इनक्लेव में वो रहते थे, तो मैं उनके यहाँ चला आता था और उनकी गाड़ी से, उनके पास एक हरे रंग की एम्बेसडर थी जिससे वो अपने दफ्तर आते थे और मुझे फिर वो मंडी हाउस के पास छोड़ देते थे। तो उस दौरान उनको काफ़ी नज़दीक से उनके परिवार के साथ देखने का मौका मिला। विमलेश्वरी सहाय जी उनकी पत्नी थी, जिन्हें वो बट्टू जी कहते थे। विमलेश्वरी जी का स्नेह उनके प्रति मैं देखता था तो बिल्कुल मैं देखता रह जाता था। सहाय जी को कब क्या चाहिए ये उनको बिना कहे पता होता था और यह देखकर मुझे बहुत सहज लगता था।